हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कॉमर्स का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसकी हेल्प से, ताकि हमें एक क्राइटेरिया का पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कई क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते रहते हैं, तो उनमें हमारी कोई गलती ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर। उसका रीज़न क्या दिया हुआ है, द कंपनी कैन अलर्ट और मॉडिफाई सच फैक्टर टू शूट द इन्वायरमेंट। व्यवसायिक वातावरण के आंतरिक घटक नियंत्रण घटक होते हैं। कंपनी ऐसे घटकों को वातावरण में उपयुक्त बनाने के लिए परिवर्तित या संशोधित कर सकती है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उनमें जो कंपनी है वो चेंज कर सकती है। बिजनेस के इन्वायरमेंट को वो इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं इंटरनल फैक्टर। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, उनमें कंपनी चेंज नहीं कर सकती, बट उनके अकॉर्डिंग कंपनी को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो जो हमारा आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द MRTP एक्ट 1969 वाज अबोलिस्ड इन। तो MRTP एक्ट को कब समाप्त किया गया था, 2002 में। और इसकी जगह पे कौन सा एक्ट आया था, कंपनी एक्ट 2002। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन नेट में भी कई बार पूछा गया है। कई क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो, जो ये निशान लग रखे हैं ये सही नहीं है, ये किसी जिसका पेपर है उसने निशान लगा रखे थे, तो आप इनको सही मत मानिएगा। जो हम आंसर बोल रहे हैं वही राइट आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द अमाउंट क्लेम्ड बाय कंज्यूमर ए कंपनसेशन 1 करोड़ इन द केस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल बी। तो 1 करोड़ रुपए का की क्षतिपूर्ति की मांग करता है, तो वो किस में जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो वो किस में जाएगा, राज्य उपभोक्ता वाद निवारण कमीशन में। उससे ऊपर का जो होता है वो जाता है हमारा नेशनल में। उसके बाद है लेजिस फेयर पॉलिसीज अडॉप्टेड इन। तो लेजिस फेयर, इसमें क्या होता है कि खुला छोड़ दिया जाता है, ओपन इकोनॉमिक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर आएगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 एम्ड एट। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948, जिसका मेन जो एम था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर डेवलपमेंट ड्राइवन रिफॉर्म कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। विकास के लिए प्रेरित सुधारों को हम क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। उसके बाद है क्योंकि वो सेकंड जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, सुधार। उसके बाद है 8 क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन गोज टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर ड्रंकर। जो प्राइवेटाइजेशन है वर्ड, उसको इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, पीटर ड्रंकर को जाता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज ब्रोट टू द फोर्स बाय। तो कब लाया गया उनको फोर्स में, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ कंट्रोल्ड ओवर मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर। तो इनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंपनी एक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इफ गुडविल एट इट्स फुल वैल्यू इज रेज्ड इन द बुक ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर,
is to be written off, then the capital account of the remaining partner are debited to। कि साझेदारी फर्म में एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय फर्म की पुस्तकों में पूर्ण मूल्य से गुडविल सर्जित कर उसे अपलखित करने पर बाकी साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट होंगे। तो किस रेशो से डेबिट होंगे? वो हमारे गेनिंग रेशो से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट प्रिंसिपल द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। तो जो हमारा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एज पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। उसके बाद 15 क्वेश्चन, अंडर पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसीडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड टू। तो किसके साथ एडजस्टेड किया जाता है? वो उसमें क्या किस में जाता है? वो बैलेंस जर्नल रिजर्व में हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन, व्हेन द करंट रेशियो इज 2.1:1, लिक्विड रेशियो 1.51 एंड वर्किंग कैपिटल इज रेट 90,000। तो करंट एसेट्स हमें निकालनी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1,40,000। अगर आपको कैलकुलेट करनी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड विद एक्सप्लेनेशन करवा देंगे। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट्स इनटू एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो निम्नलिखित में से किससे कोष का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कि अगर हम डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो क्या हो रहे हैं? यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का कौन सा फॉर्मूला होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? जो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है वेरिएंस। को थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। एक्सपेंसेस सेंटर्स आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। व्यय केंद्रित अर्जित लाभ के मापन से संबंधित होते हैं। प्रॉफिट सेंटर्ड आर कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट सेंटर्ड में हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट इज नॉट फुल्ली रिलायबल। कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट है वो फुल्ली रिलायबल नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड और जो थर्ड है वो सही है, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंसेस सेंटर्स होता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं देखता, वो ये देखता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। उसके बाद है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड, ये सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद स्पेसिफिक यूज इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विशिष्ट उपयोग वाले उत्पादन कारक का अवसर लागत क्या होता है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज एट्रीब्यूट टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिग्स।
उसके बाद है 24th, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू, एक वस्तु की कीमत में गिरावट के फलस्वरूप होता है। तो क्या चेंज होता है? ए राइज इन द कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो रियल इनकम मीन्स जितना वो परचेज कर सकता था उससे क्या है, ज़्यादा परचेज अब वो कर पाता है। उसके बाद है 25, ब्लॉक प्राइजिंग रेफर्स टू, तो ब्लॉक प्राइजिंग रेफर्स टू सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद है रिएक्शन कर्व अप्रोच इज रिलेटेड टू, तो रिएक्शन कर्व जो है अप्रोच वो किससे रिलेटेड है हमारी? 26 का आ जाएगा सी, कुरनॉट। उसके बाद है 27, एन LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज नॉट नोन एज, तो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को किस नाम से हम नहीं जानते? देखो एनवेलोप के नाम से भी जानते, क्योंकि उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक क्या बन जाता है? एनवेलोप। प्लानिंग करो, बिल्कुल उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग कर्व, क्योंकि ऑपरेटिंग कर्व के नाम से हम नहीं जानते हैं। उसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड डिमांड इज, तो एडवर्टाइज और डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? हमारा डायरेक्ट रिलेशन। जितनी हम एडवर्टाइज इंक्रीज करेंगे हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? उतनी इंक्रीज हो जाएगी। वो गेव द फर्स्ट मॉडल ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक प्राइसिंग, तो फर्स्ट मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, कुरनॉट ने। उसके बाद है द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स टू, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किससे रिलेट होता है? इनपुट टू आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डाटा द ओनली थिंग टू बी सीन इज दैट, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से पहले केवल यही देखना चाहिए, दे आर रिलायबल, बिल्कुल सही है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव डाटा, दे आर एडिक्यूट फॉर द पर्पस, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 32, विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, और यही इसकी मेन लिमिटेशन होती है। उसके बाद है द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर इज कोलरी ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, कि जितना ज़्यादा हमारा जो सैंपल इंक्रीज होगा वो उतने ज़्यादा एक्चुअलिटी के पास आता चला जाएगा। उसके बाद है 34, द स्ट्रग्स फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेज, तो जो स्ट्रग्स ने फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था? हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 + 3.32 log n। उसके बाद प्रोबेबली एरर ऑफ आर इज, तो आर को कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबली एरर, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें कोरिलेशन की प्रोबेबली एरर, इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6745, 1 - r का स्क्वेयर डिवाइड बाय √n। उसके बाद है देयर विल बी ओनली 1 रिग्रेशन लाइन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल, तो अगर 1 रिग्रेशन लाइन है तो या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या परफेक्ट नेगेटिव होगा, तो आर इज आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, तो किस टेस्ट को यूज़ किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, chi-square टेस्ट। उसके बाद 38, ए सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशंस दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, जिसमें क्या किया जाता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। 39
सॉरी 38th इस 38 तो हो गया। 39th, रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज एग्जामाइंड एक्सक्लूडिंग सम अदर वेरिएबल इन केस ऑफ। तो जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्या करते हैं, रिलेशनशिप पता करते हैं, और कुछ जो अलग है उनको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते। तो वो किस केस में होता है, हमारा पार्शियल कोरिलेशन में होता है। मल्टीपल में हम ये नहीं मानते कि सम अदर कांस्टेंट, ठीक है। हाउ मैनी इन बुल्ट अकाउंट्स ग्रुप आर इन टेली बाय डिफॉल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 34। उसके बाद है 41 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड। तो 1841 से 1925 ये क्या था, टाइम पीरियड था। हेनरी फ्योल 42 वो रिमार्क्ड मैनेजमेंट थ्योरी एज मैनेजमेंट थ्योरी जंगल्स। किसने प्रबंधकीय सिद्धांत को प्रबंधकीय सिद्धांत का जंगल कहा था। तो इसका आंसर आ जाएगा एच कून्स, ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग डिफरेंट कोर्स, सप्लीमेंट्री कोर्स, अल्टरनेटिव कोर्स, नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव कोर्स। उसके बाद मोटिवेशन इज एन। तो मोटिवेशन हमारे कौन सी हैं, इंटरनल फीलिंग। उसके बाद है 45 क्वेश्चन। स्पेशलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट इन। तो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हमारा किस में होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक फंक्शन बार बार एक ही पर्सन को दिया जाता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसको सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इसी में मिलती है। उसके बाद है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो कौन सी बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन में, गुड प्लानिंग बैरियर नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े आपको क्या है उनके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप डायरेक्ट उनका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतने घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कंट्रोल इज रिलेटेड टू। तो कंट्रोल किससे रिलेटेड होता है, हमारा प्लानिंग से। विच वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद है 49th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिडलर कॉन्टिजेंसी लीडरशिप थ्योरी आर। तो कितने उसके क्या थे, एलिमेंट थे फिडरल कॉन्टिजेंसी जो लीडरशिप की जो थ्योरी दी थी उसमें थे, ऑप्शन नंबर सी 3 आ जाएगा इसका आंसर। के बाद क्वेश्चन नंबर 50, शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी सेल बी हेडेड बाय ए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 51, द स्टेटमेंट मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी इज। तो समाज में जीवन स्तर का सर्जन एवं उसका वितरण करना ही विपणन है। यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, ऑप्शन नंबर सी, पॉल मंजूर का। उसके बाद है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज ऑन। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो किसके ऊपर मेन फोकस करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ। उसके बाद है 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायर बिहेवियर मॉडल। तो कौन सा बायर बिहेवियर मॉडल नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा मोटिवेशनल मॉडल, ऑप्शन नंबर डी। के बाद है 54, मैच करने थे पार्ट ए का पार्ट बी के साथ। तो देखो जो डेमोग्राफी है वो फैक्टर ऑफ सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन दे रखे और फैक्टर ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसका ऑक्यूपेशन, ज्योग्राफी, क्लाइमेट,
ग्राफिक, पर्सनैलिटी, ग्रुप बिहेवियर, ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि सीक्वेंस में ही दे रखे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप चेक कर लेना। उसके बाद है 55, मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आर ओरिजिनली यूज्ड बाय। मेटा मार्केटिंग, देखो आजकल बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जाता है मेटा। अब जो गूगल है उसका नाम भी चेंज करके क्या रखा जा रहा है, मेटा। तो मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम? ऑप्शन नंबर ए, केली ईजे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, वो कॉइन्ड द एक्सप्रेशन मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स किसने दिया? जेम्स कुल्टिन ने। उसके बाद है 57, ए फर्म प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल फॉलो द प्राइजिंग स्ट्रेटजी नोन एज। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट लाइन प्राइजिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है डैगमार कॉन्सेप्ट वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसेल एच कुली। 59, an instrument for directing and coordinating whole marketing effort is। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग प्लान। के बाद है क्वेश्चन नंबर 60, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। उसके बाद है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द फर्म। तो ये बात करेक्ट नहीं है कि फाइनेंशियल लीवरेज हमेशा ही फर्म के लिए बेनिफिशियल होती है। ये एक लिमिट तक बेनिफिशियल होती है, उसके बाद इससे लॉस भी हो सकता है। तो उसके बाद है 62, एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न। तो उसके बाद है 63, ए प्रोजेक्ट हैव ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.3, व्हाट डज इट मीन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न्स रेट 1.30 पर एवरी ईयर। यानी कि 1 रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 रुपया 30 पैसे उस पर मिलते हैं। उसके बाद है 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द नेट प्रॉफिट वॉल्यूम, नेट प्रॉफिट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, पता नहीं दिमाग कहाँ गया हुआ है, एनपीवी का नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 65, विच वन इज ट्रू फॉर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद है 67 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। तो कौन सी टेक्निक ये कहती है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही सोर्स कीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेजिंग अप्रोच। उसके बाद है 68 का, who has given the following formula for determining dividend policy। तो ये किसने दिया था डिविडेंड पॉलिसीज़ का ये मेथड। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जेम्स ई वॉल्टर। उसके बाद है 69 क्वेश्चन, पेमेंट टू क्रेडिटर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ कैश हेल्ड फॉर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शंस मोटिव।
उसके बाद है 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द डिविडेंड डिसीजन इज इरिलीवेंट। तो किस अप्रोच, कौन सी अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड डिसीजन क्या है, इरिलीवेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोदी गिलानी एंड मिलर यानी एमएम अप्रोच और रेजिड्यू अप्रोच दोनों यही कहती हैं कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो हमारा क्या है, इरिलीवेंट है। उसके बाद है 71 क्वेश्चन, एचआर पॉलिसी इज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडेंस। उसके बाद 72, विच वन इज नोट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो कौन सा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस का पार्ट। जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन तीनों है बट जॉब डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 73, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट का टाइप नहीं है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट तीनों ही टाइप है बट मोटिवेशनल टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद है 74, इन हाउ मैनी कैटेगरी ट्रेनिंग नीड्स हैव बीन डिवाइडेड बाय फ्रेंच। तो प्रशिक्षण आवश्यकताओं को फ्रेंच ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद है 75, द मिनिमम प्रीमियम पेएबल अंडर हाल से प्रीमियम प्लान ऑफ फेजेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33.33%। उसके बाद है 76, वू सेड दैट मोरल इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा डिमोक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 77 क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो कौन सी फॉर्म नहीं है, ग्रुप मैनेजमेंट। उसके बाद है 78, विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कौन सा मेथड सिंपल और ओल्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, रैंकिंग मेथड। उसके बाद है 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो कौन सी अप्रोच नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयज अप्रोच। उसके बाद 80, वो द वर्कर कंपनसेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1924। उसके बाद 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑल। तो ये सभी क्या है, ई बैंकिंग के टाइप्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, आरबीआई नोटिफाइज सीआरआर अंडर। तो भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से नकद आरक्षित अनुपात अधिसूचित करता है। तो किसके अंदर आता है ये, हमारा 82 का आ जाएगा डी, सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट। उसके बाद है 83 क्वेश्चन, बैंकिंग अम्बुड्समैन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर विच एक्ट। भारतीय लोकपाल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच एज आरआरबी रेगुलर रिक्वायर। तो आरआरबी अगर एक न्यू ब्रांच ओपन कर रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 85th, व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डन। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल 1980 को। उसके बाद 86, द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो करंटली फिक्स्ड बाय आरबीआई फॉर बैंक्स। तो कितनी फिक्स की गई है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो चेंज होती रहती है। उसके बाद है मुद्रा बैंक इज लॉन्च्ड विद कॉर्पस फंड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 करोड़। उसके बाद है 88, द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया दैट हैज़ गोट मर्ज्ड विद ए बैंक इज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई।
उसके बाद है 89th क्वेश्चन। डेट दे रखी है, देखो जो नाबार्ड है वो 1982 में बना था, ICICI 1955 में, IDBI 1964 और IFCI 1948। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 90 क्वेश्चन। चलपत राव कमेटी वाज मेंट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। उसके बाद 91, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो ये किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। 91 के बाद अब हमारा आ जाएगा नाम 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बाकी सारे क्या है? क्रेडिट आइटम्स है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री इज डन व्हेन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इट हैज एडवर्स। तो 93 क्वेश्चन, द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री इज डन व्हेन। तो एक देश के मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है जब इट हैज़ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता है, या इट हैज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है उसी टाइम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ओनली, फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद 94, IMF quotas हैव बीन रिव्यू फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 13 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? इसका ग्रुप नहीं है, ये बाकी तीनों हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ग्रुप बन के क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 99, इन इंडिया द GSP सर्टिफिकेट इज इशूड बाय। तो कौन करती है इशू GSP सर्टिफिकेट? हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवेल्ड द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 ऑन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2015 को। तो ये क्वेश्चन बीच में से स्लिप हो गए थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद WTO। तो WTO से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ट्रिप्स और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों ही रिलेशंस है, बट IDA का रिलेशन नहीं है। ये क्या है? डेवलपमेंटिक बैंक है। EPCG डिनोट्स। तो EPCG की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। उसके बाद है एक्सिम स्टेबलाइज इन। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1982 में। तो ये 100 क्वेश्चन आई थिंक ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये आपकी हेल्प करेंगे कॉमर्स का। अगर आप NTA नेट का एग्ज़ाम देते हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम देते हो, या फिर आप एस्टेट, KVS, DSSB, इन सभी के एग्ज़ाम में भी ये आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कुछ इजी है, कुछ बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो thank you so much, and please share and subscribe my channels. Thank you.